आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा यूपी के नोएडा में शुरू होगी। राज्य सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसके लिए जेवर से नई फिल्म सिटी के बीच एक कॉरिडोर बनेगा। इस टैक्सी में 24 यात्री सफर कर सकेंगे। ये पूरा कॉरिडोर करीब 15 किलोमीटर का है, जिसे बनाने में 640 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। बताया गया कि इस परियोजना के लिए लंदन और अबुधाबी मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया गया। अगले हफ्ते इसको लेकर ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक शादी समारोह के दौरान रक्तदान कैंप लगाया गया। इसके लिए बाकायदा शादी के कार्ड छपवाए गए। साथ ही वहां नेत्रदान और देहदान का संकल्प लिया गया। बताया जा रहा है कि इस कैंप में लोगों ने 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जबकि 7 लोगों ने देहदान की बात कही। इसमें खास बात ये भी रही कि दूल्हे ने खुद अपने दोनों भाइयों के साथ रक्तदान कर देहदान का भी संकल्प लिया। वहीं कई लोगों ने नेत्रदान के लिए भी फॉर्म भरा। लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इस शादी को दूसरों की जिंदगी बचाने वाला बताया। एक ऐतिहासिक शादी समारोह में जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, वो शायद किसी समाज में नहीं हुआ होगा अभी तक, और ये जागरूक करने का बहुत अच्छा तरीका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बच्चे ने सबसे कम उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया। इस बच्चे का नाम वियांशी है और उसने 3 साल 3 महीने और 25 दिन की उम्र में ये कारनामा किया। वियांशी के पिता एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बताया कि वियांशी जब 1 साल की थी तभी से उसे सुबह पूजा में साथ शामिल किया जाता था। फिर जब वो 2.5 साल की हो गई तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए खिताब दी गई, जिसमें तस्वीरों के जरिए दिव्यांशी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। फिर परिवार ने बेटी की इस प्रतिभा को लेकर दिल्ली बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया, जहां उसने बिना गलती किए ये रिकॉर्ड बनाया। वियांशी के परिवार का कहना है कि ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहा कि आज उनकी बेटी ने हनुमान चालीसा में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वियांशी से पहले ये रिकॉर्ड हैदराबाद की एक बच्ची के नाम था, जिसने 3 साल 4 महीने 28 दिन की उम्र में ये काम किया था। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक अच्छी पहल की। अब वहां ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों या 2 व्हीलर के कागज चेक करने से पहले लोगों को पानी पिलाएगी। साथ ही उन्हें श्रीमान जैसे शब्दों से भी बुलाएगी। पुलिस ने लोगों से तालमेल ठीक करने और अपनी छवि को सुधारने के लिए ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मचारियों को छाते भी दिए गए हैं, जो न सिर्फ जवानों को धूप से बचाएंगे, बल्कि जिन लोगों के बैरिकेडिंग पर गाड़ी के कागज चेक होंगे उन्हें भी इसकी छां दी जाएगी। छतरी एवं नहीं हैगी, ये डबल स्क्रीन छतरी है ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ और बहुत वधिया महसूस होता जो ये नीचे अं खड़ के ड्यूटी करते हैं। ये स्पैशल है और ये 48 डिग्री तक जोड़ा धुप हैगी आ उन्होंने कट्टन की समर्था रखती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कैंसर पीड़ित की अलग तरीके से सर्जरी की गई। दरअसल 55 साल की एक महिला गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उसकी सर्जरी करना आसान नहीं था। इसलिए इस मरीज का इलाज क्रायोब्लेशन जैसे एक नई टेक्नोलॉजी से किया गया। क्रायोब्लेशन काफी ठंडी गैसों के साथ कैंसर कोशिकाओं को मारने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में एक पतली सुई का इस्तेमाल होता है, जिसे क्रायोप्रोब कहा जाता है। इस सुई को शरीर में कैंसर वाली जगह में रखा जाता है। इसके बाद इन ठंडी गैसों से ट्यूमर को जला दिया जाता है। बताया गया कि इस ट्रीटमेंट के लिए करीब 4 लाख का खर्च आता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइलेंट किलर यानी कि डायबिटीज से जुड़ी हुई है। वैसे तो हम सब डायबिटीज के खतरे से वाकिफ है। हम ये भी जानते हैं कि शरीर में ये मीठा जहर कैसे एक एक अंग को प्रभावित करता है, उनको डैमेज करता है और जानलेवा बन जाता है। इस बीमारी की गंभीरता समझते हुए भी ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना तो खान पान की आदतें बदलते हैं और ना ही एक्सरसाइज की आदत डालते हैं। ज्यादातर लोग मजे में चल रही जिंदगी में बदलाव करने की जहमत नहीं उठाना चाहते, और नतीजा ये कि डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर की नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है।
ये आंकड़ा एक चेतावनी है जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मौज मस्ती का ये आलम, समंदर किनारे घूमने का सुकून, गीत संगीत और जायकेदार खाना। जो गोवा गए हैं वो जानते हैं कि जिंदगी यहाँ कितनी हसीन है। खाने पीने और बिंदास जीने के लिए गोवा जैसी जगह कोई नहीं। लेकिन क्या ये लाइफ स्टाइल गोवा के लिए मुसीबत बनने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोवा की बड़ी आबादी डायबिटीज यानी साइलेंट किलर की चपेट में है। ICMR की नई स्टडी में देश में तेजी से बढ़ते डायबिटीज के आंकड़े सामने आए हैं, जो डराने वाले हैं, क्योंकि इसके मुताबिक देश में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता गोवा जैसे राज्यों को लेकर है, जहां करीब 25% आबादी इस बीमारी के शिकार है। समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा है और इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ICMR की स्टडी में क्या सामने आया है। देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ हो चुकी है। ये आंकड़ा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मामलों में 44% बढ़ोतरी हुई है। यानी 2019 में जहां ये आंकड़ा 7 करोड़ था, अब 10 करोड़ के पार है। और ये बेहद चिंता की बात है क्योंकि जिस रफ्तार में ये बीमारी बढ़ रही है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जल्दी ही देश के सामने बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्योंकि जिस बीमारी को आमतौर पर लोग बाग इग्नोर करते हैं और अक्सर जिसके इलाज में लापरवाही से काम लिया जाता है, वो असल में बड़ी आबादी को कमजोर बना देगी। शरीर के कई अंगों को प्रभावित करने वाली ये बीमारी लाइलाज है, यानी अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। बीमारी होने के बाद जरा सी लापरवाही किडनी, दिल और आंख जैसे अंगों को डैमेज करने लगती है और एक लेवल के बाद जानलेवा साबित होती है। अब ICMR के आंकड़ों को गौर से देखिए और समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है। भारत के 11.4% आबादी डायबिटीज के शिकार है, जबकि 15.3% आबादी प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा होता है और जिनके डायबिटिक होने की बहुत संभावना होती है। इस तरह मोटे तौर पर देश के करीब 26% आबादी डायबिटीज की चुनौती का सामना कर रही है। नई स्टडी में साफ कहा गया है कि डायबिटीज को लेकर हालात ऐसे हैं जब सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ विकसित राज्यों में इसकी रफ्तार ठहरी हुई है, लेकिन कई राज्यों में ये तेजी से बढ़ रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर गोवा है, जहां 26.4% आबादी डायबिटीज की चपेट में है। इसके बाद पुडुचेरी में 26.3% और केरल में 25.5% लोगों को डायबिटीज है। चंडीगढ़ और दिल्ली का नंबर इसके बाद है। लेकिन दावा है कि अगले कुछ वर्षों में ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी डायबिटीज मरीजों की संख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ सकती है। यूपी जैसे राज्यों में फिलहाल तो आंकड़ा कम है, लेकिन यहाँ प्री डायबिटिक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए। डायबिटीज के मरीजों के साथ कुछ दूसरे आंकड़ों को देखने पर समझ में आता है कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। देश के 35.5% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं और 81% लोगों में सामान्य से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की समस्या है, जबकि 28.6% लोग मोटापे के शिकार हैं। ये समस्याएं डायबिटीज की वजह बनती हैं। हाइपरटेंशन और मोटापे के साथ डायबिटीज का बढ़ता आंकड़ा एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि सबका मिला जुला इफेक्ट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और किडनी की बढ़ती बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए ये वक्त है जब डायबिटीज को लेकर हम गंभीर हो जाएं। डॉक्टर्स के मुताबिक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाकर इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है या बीमारी होने के बाद उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरी है कि हम पहल करें और दूसरों को जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डायबिटीज का खतरा कितना बड़ा है
और इसे रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल कक्कड़ से। डायबिटीज का इंसिडेंस इंडिया में काफी इंक्रीज हो रहा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते और जो डाइट है वो हेल्दी नहीं लेते। तो ये दो मेजर रीजंस हैं, बट जेनेटिक रीजंस भी हैं और जो मेजर कॉज है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। सो ये सब चीजें जो है ये ऐड ऑन करके डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ाते हैं। अगर हम डायबिटीज देखें विलेजेस में और जो गांव के लोग हैं उनमें भी यही है कि आजकल जो लाइफस्टाइल है सबका वो बहुत रिलैक्स्ड है। सब जगह मशीन्स अवेलेबल हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई जा रही है और जो हमारा जो डाइट है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से वो एक वे है जिससे डायबिटीज हो सकती है। कांग्रेस ने गुजरात समेत 3 जगह बदले हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष। तो उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक के ट्रैफिक चालान माफ कर दिए हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इसमें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ मनोज पांडे भी शामिल हुए। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम ने भी इसमें शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता वहां भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी का ये नया दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनाया जा रहा है। इसमें 5 मंजिला इमारत होगी। सीबीआई ने मणिपुर हिंसा की जांच शुरू कर दी। इस मामले को लेकर एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसने 6 एफआईआर दर्ज की। सीबीआई इस मामले में साजिश समेत दूसरे सभी पहलुओं की तफ्तीश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई की कर्नाटक के बेंगलुरु में शादी हुई। बताया गया कि यह शादी काफी सादगी से हुई। वहां ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, यहां तक कि वीआईपी भी काफी कम शामिल हुए। निर्मला सीतारमण की बेटी परकला एक पत्रकार हैं, जबकि परकला के पति का नाम प्रतीक दोषी है। वो पीएमओ में ओएसडी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी के पद पर कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने ईडी के समन पर फिलहाल पेशी से इनकार कर दिया। उन्होंने ईडी के नोटिस को बीजेपी की साजिश करार दिया। साथ ही कहा कि वो पंचायत चुनाव के बाद अगले महीने ईडी के सामने पेश होंगे, जबकि ईडी ने उन्हें इसी महीने 13 जून को पेश होने को कहा है। सोशल मीडिया पर मशहूर डांसर तरुण नामदेव मुश्किल में घिर गए। दरअसल मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में उनके डांस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की। हालांकि फिर तरुण ने माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम से अपना ये वीडियो हटा दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली हरप्रीत कौर कनाडा पुलिस में भर्ती हो गई। इस पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। ऐसे में उन्होंने मिठाई भी बांटी। जैसे ही हरप्रीत के टोरंटो पुलिस में भर्ती होने की खबर लगी तो रिश्तेदार और दोस्त घर आकर परिवार को बधाई देने पहुंचे। गांव वालों का कहना है कि हरप्रीत ने पूरे गांव और प्रदेश का नाम विदेश में रोशन किया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव में साल भर से कम का वक्त बचा है, इसलिए जहां बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, वहीं विपक्ष भी साझा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने का दावा करके सियासी पारा हाई कर दिया है। चुनावी अखाड़ा सजने लगा है, सूरमा भी तैयार है। इधर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी फिर से देश विजय का मंसूबा बना रही है। उधर विपक्ष 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने की रणनीति बना रहा है। मगर एक यक्ष प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ कौन रोकेगा? लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं।
पर नेता नीतीश कुमार को मान रहे हैं। 1990 में लालू यादव ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। तेजस्वी को यकीन है कि 2024 में महागठबंधन उसी तरह मोदी का रथ रोकने में कामयाब होगा। इस यकीन की वजह यह है कि 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि वहां विपक्षी एकता के लिए शर्तों और समझौतों पर बातचीत हो सकती है। पर लाख टके का सवाल अब भी है, नीतीश तो सूत्रधार हैं, फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने मंतव्य दिया है वह समयोचित है। इस तथाकथित उन्मादी हुकूमत को नियंत्रित करना और हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला जो महापाप किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसको राजनीतिक सजा देना, यह 2024 के लिए हमारे लिए चुनौती ही नहीं है, यह आवश्यक भी। फ्यूज बल्ब लोगों का टीम है, काहे चिंता कर रहे हैं आप? एकदम फ्यूज बल्ब, ये जलने वाले नहीं है। असल में विपक्ष में अभी ये तय करने की होड़ है कि मोदी को रोकेगा कौन। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल ही वो चेहरा होंगे जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वो केजरीवाल ही हैं। कि 24 में उनका रथ कौन रोकेगा? अरविंद केजरीवाल जी के सपने आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, वो घबराते हैं, नींद में उठ के बैठ जाते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिले हैं। लड़ाई उनकी अपनी थी, दिल्ली की ताकत पाने की थी, इसलिए सबको साथ लेने की कोशिश की। पर क्या चुनावी मैदान में भी केजरीवाल इस एकजुटता को बनाए रख पाएंगे? देश की जनता उनकी इस नाकामी को समझ रही है, उनकी सफलता की इबारत लिखी जानी शुरू हो चुकी है और 24 में जो है ना, भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता और देश की जनता इतने तीखे सवाल पूछेगी अपने जनादेश के जरिए कि भाजपा जवाब नहीं दे पाए। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश भी जुटे हैं और केजरीवाल भी, लेकिन मुकम्मल तस्वीर क्या होगी ये कांग्रेस के रुख पर निर्भर करता है। अमेरिका में मौजूद राहुल गांधी पहले ही दावा कर चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से चौंका सकती है। The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. Okay. कहने की जरूरत नहीं कि 2024 के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है और नेतृत्व को लेकर अपने अपने दावे हैं। किसका नेतृत्व किसे कबूल होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात चल निकली है कि विपक्ष 10 साल बाद मोदी का विजय रथ रोकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 71 अंकों की गिरावट रही। यह 18,563 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, आईटी, मेटल और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में उछाल देखी गई। सोने की कीमत में 440 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 60,820 रुपए हो गई। चांदी भी 1,050 रुपए चढ़कर 74,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,820 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 74,350 रुपए हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई। दरअसल दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सेवा पर रोक लगा दी थी। सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए इन कंपनियों को राहत दे दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
एसबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। एसबीआई ने ये अनुमान अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में जताया है। ग्रेटर नोएडा में 21 सितंबर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। ये 25 सितंबर तक चलेगा। इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की संस्कृति और व्यवसाय पर फोकस होगा। इसमें दुनिया भर के व्यापार प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के सभी पद्म अवार्डी और पुरस्कृत शिल्पकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। 75 साल में ये पहली बार है जबकि महाराष्ट्र में महिलाएं सरकारी बस चलाती नजर आ रही हैं। 2019 में 206 महिलाओं का ड्राइवर के लिए चयन हुआ था। एसटी निगम ने अपने खर्चे पर उन्हें 1 साल की हेवी व्हीकल ट्रेनिंग दी और फिर एसटी बस चलाने का उन्हें अभ्यास कराया। इसके बाद जरूरी ट्रेनिंग देकर इन्हें बसों की कमान सौंपी गई। ये महाराष्ट्र की महिला शक्ति है जिसने नई राह चुनी है। लेक से हटकर बस अपने मन की सुनी है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 28 महिला बस ड्राइवरों ने स्टीयरिंग थामकर एक नए युग की शुरुआत की। मेरी हॉबीज थी ड्राइविंग करना और मुझे इस दुनिया में कुछ तो नाम कमाना था और वो मैंने कमा लिया, बोले तो एसटी महामंडल के द्वारा। शुरुआत में कुछ पता नहीं था, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग किसको बोलते हैं। अगर सर बोलते थे क्लच दबाओ तो हम ब्रेक दबाते थे, एक्सीलेटर दबाओ तो हम क्लच दबाते थे। शुरुआत में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब इतना सीख गए, अभी ट्रैफिक में भी हम अच्छे से गाड़ी चला सकते। मुस्कुराहट बिखेरती ये शीतल शिंदे हैं। इनके लिए न ये राह चुनना आसान था और न ही इस पर अमल करना, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। ऐसा नहीं था कि इंजीनियर डॉक्टर की तरह बस ड्राइवर बनना ही इनका सपना था। प्राइवेट बैंक में सेल्स मैनेजर की नौकरी करती थीं, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन कुछ था जिसकी कमी थी और स्टीयरिंग थामकर वो कमी पूरी होती सी लगी। माय क्वालिफिकेशन इज एमसीए सेकंड ईयर एपीयर और इसके पहले मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी एज अ सेल्स मैनेजर। जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी सर, और यहाँ पे मतलब मैं हैप्पी हूँ इस जॉब में। और जो अभी मेरी पब्लिसिटी होती है तो मतलब जो इसमें मतलब इसमें जो खुशी है वो मुझे नहीं उस जॉब में मिलती थी। और ये है माधवी संतोष सालवे, नासिक की पहली 12 महिला एसटी ड्राइवर्स में से एक। आपको हैरानी हो सकती है कि बसों की ड्राइविंग सीट संभालने से पहले वो घर की ड्राइविंग सीट संभाल रही थी। हाउसवाइफ से बस ड्राइवर तक का सफर आसान तो नहीं होता। माधवी नासिक के धुड़गांव में रहने वाली एक गृहिणी है। ड्राइविंग का शौक था तो शौकिया टेम्पो चलाती थी, लेकिन जब मौका आया एसटी बसों की स्टीयरिंग संभालने का तो उन्होंने देर नहीं की। माधवी अभी यात्री और मालवाहक दोनों तरह की बसें चलाती हैं। इन महिला ड्राइवरों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बहुत चैलेंज का काम था, लेकिन जो महिला चालक है वो बहुत जिद्दी है, बहुत परिश्रम करती है और इनका जो गाड़ी चलाने का तरीका है वो पुरुषों से भी बढ़िया है। वो छोटे मोटे बारकावे जो उनको मालूम नहीं वो पूछ के सीख लेती है, और जो दक्षता रोड पे सेफ्टी जो बोलते हैं वो जो करना चाहिए वो पहले ही खुद कर लेती है। महाराष्ट्र की रोडवेज बसों में 5500 से ज्यादा महिला कंडक्टर पहले से तैनात हैं, लेकिन स्टीयरिंग संभाले इन महिलाओं की तस्वीर नई है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और पुणे से पंकज खेलकर, गुड न्यूज टुडे। अगले महीने शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका मौजूद रहे। बैठक में तीर्थ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का जायजा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी तीर्थ यात्रा को बाधित करने के फिराक में।
दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए 62 दिनों की तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। पिछले साल 3,45,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे और इस साल यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। पिछले साल अचानक आई बाढ़ जैसी किसी भी घटना से बचने के लिए एनडीआरएफ ने सुरक्षित ठिकानों की पहचान शुरू कर दी है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पवित्र गुफा के ऊपरी भाग में तैनात किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में पवित्र गुफा की ओर जाने वाले बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर काफी बर्फ मिली है और इसलिए सीमा सड़क संगठन को 15 जून तक बर्फ हटाने का काम दिया गया है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी रेगुलेट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ किया कि डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाएगा। उनके मुताबिक डिजिटल इंडिया बिल में इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने संभावना जताई कि एआई से नौकरियों को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ये मुलाकात गुरुवार को हुई थी। इस पर ऑल्टमैन ने बताया कि पीएम मोदी से ये चर्चा हुई कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात को अच्छा बताया। साथ ही कहा कि भारत उन सभी सहयोग का स्वागत करता है जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल बदलाव को गति दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ग्रह का पता चला। ये ग्रह सौरमंडल या आकाशगंगा से बाहर है। यूरोप के देश जॉर्जिया की एक रिसर्च टीम ने इसकी जानकारी जुटाई। इस टीम से जुड़े एक रिसर्चर ने बताया कि उन्हें पारंपरिक तकनीक के जरिए ये पता तो चल गया था कि सौरमंडल के अलावा भी ग्रह मौजूद हैं, लेकिन एआई की मदद से इसकी सही लोकेशन का पता चल गया। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मेडिकल छात्रों से जुड़ा है। मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने देश में 50 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है, जिससे कि आने वाले समय में मेडिकल की सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मेडिकल कॉलेज में करीब 2000 सीटों को जोड़ने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इनमें 30 मेडिकल कॉलेज सरकारी होंगे और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मंजूर किए गए 50 नए मेडिकल कॉलेज देश के 15 राज्यों में खोले जाएंगे। तेलंगाना में 13 मेडिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 5-5 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 4 और असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3-3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के लिए 2-2 मेडिकल कॉलेज और यूपी, मध्य प्रदेश और नागालैंड के लिए 1-1 कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये 50 नए मेडिकल कॉलेज देश में 6200 एमबीबीएस सीटें जोड़ेंगे, जिसके बाद देश भर में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 1,07,658 हो जाएगी। अभी देश में कुल 702 मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि इस साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने 40 मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। देश में नए मेडिकल कॉलेज खुलने और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाना उन लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है जो कि मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भविष्य में डॉक्टर बनकर देश के हेल्थ केयर सेक्टर में अपना योगदान देना चाहते हैं। सरकार के इस बड़े फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो सीट भरा है वो बहुत फायदेमंद है। पहले बहुत कम सीट थे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब कंपटीशन कम हुआ है, पर और भी बढ़ने चाहिए ताकि और भी डॉक्टर्स बने तो और भी ज़्यादा अच्छा रहे हमारे देश के लिए। ये तो अच्छी बात हुई ना, मतलब यूपी, बिहार और गांव साइड से जो डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे उनके लिए अच्छी हो गई कि ज़्यादा सीट्स बढ़ गई है, तो इधर उनको एडमिशन मिलेगी। और सीट बढ़नी चाहिए जिससे और मतलब उनको एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। अभी तो कम सीट्स थी इसलिए मतलब एडमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो विलेज एरिया से आते हैं उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। सीट बढ़ गई है तो फिर सारे बच्चों को आसानी होगी नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे फीस के चक्कर में नहीं कर पाते कंपटीशन में पार्टिसिपेट, तो अब सीट्स भी बढ़ रही हैं, फीस भी कम होगी कॉलेजेस की और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर हमारे लिए ही ठीक ही रहेगा
क्योंकि हमें यहाँ से मतलब उतना डिस्टेंस में नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे अगर सीट्स रहेंगी तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सेना के मुकदमे पर बोले इमरान खान, उनकी कोर्ट मार्शल की हो गई है तैयारी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कनाडा में एजुकेशन वीजा पर गए 700 भारतीय छात्रों पर वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान आया। उन्होंने भारतीय छात्रों को आश्वासन दिया कि इस बारे में कनाडा सरकार पूरा आकलन करेगी। साथ ही ट्रूडो ने इस मामले में उन लोगों पर कार्रवाई की बात कही जिन्होंने इन छात्रों को फर्जी ऑफर लेटर दिए थे। कहा जा रहा है कि मामला उस वक्त खुला जब भारतीय छात्रों ने कनाडा में स्थायी रूप से रहने के लिए आवेदन किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें वापस भारत भेजने की बात कही। तभी से ये छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा। गोपनीय सरकारी दस्तावेज घर ले जाने के मामले में मायामी की फेडरल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया और मंगलवार को हाजिर होने के निर्देश दिए। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और खुद को बेकसूर बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस युद्ध पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि ये जंग जितने भी लंबे समय तक चलेगी तब तक यूक्रेन को अमेरिका मदद करता रहेगा। इसमें आर्थिक और सैन्य दोनों मदद शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद भले ही इस पर ऐतराज करें, लेकिन इसके बावजूद अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक ड्राइविंग टेस्ट के दौरान कार दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि इस कार में 63 साल की एक महिला बैठी हुई थी। इसी दौरान उनकी कार डिसबैलेंस हो गई और वहां एक पोल से टकरा गई। इस घटना में महिला को हल्की चोटें आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कनाडा के टोरंटो और दूसरे इलाकों में कई लोग मास्क पहने नजर आए। दरअसल वहां के जंगलों में कई दिनों से आग लगी हुई है। ऐसे आग से कई इलाके धुएं की चपेट में हैं, जिससे लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति हो गई है खराब। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसने भारत को पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने शानदार पारी खेली। उन्होंने फॉलो ऑन टालने में अहम भूमिका निभाई। रहाणे 89 तो शार्दुल 51 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 173 रनों की बढ़त मिली। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच तेज कर दी। महिला पहलवानों को भारतीय कुश्ती महासंघ के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूरे मामले को लेकर बात की गई। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक बार फिर से पुलिस को निशाने पर लिया और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई। यूपी के पूर्व खेल मंत्री और क्रिकेटर रहे मोहसिन रजा ने प्रदेश से रणजी ट्रॉफी के लिए 3 टीमें बनाने की मांग की। उनकी दलील है कि गुजरात और महाराष्ट्र की 1 से ज्यादा टीमें रणजी में खेलती हैं, तो एक बड़ी जनसंख्या वाले राज्य यूपी से 3 टीमें क्यों नहीं होनी चाहिए। निशानेबाज अभिनव स्ताव जर्मनी में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के दौरान शानदार प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आए। उनका पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। अभिनव ने वहां 2 पदक अपने नाम किए थे। उन्हें मिक्स डबल में गोल्ड तो सिंगल्स में सिल्वर मेडल मिला था। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने पर चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी करोलिना मुचोवा भावुक हो गई। उन्होंने 3 घंटे तक चले इस मुकाबले में बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराया। आर्यना इस खिताब की मजबूत दावेदार थी, लेकिन उन्हें ही मुकाबले से बाहर होना पड़ गया। वहीं जीत के बाद करोलिना मुचोवा ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।